बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने के लिए आप लोग को क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, सारा फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो ये चैप्टर तो नहीं होने वाला है। सबसे पहले चैप्टर में क्या होना चाहिए, फार्मूला सारा याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद होगा तभी आप कोई रिएक्शन को कर पाइएगा या कोई इक्वेशन को कर पाइएगा, अगर रिएक्शन करना है तो। ठीक है, जैसे आपसे कोई फार्मूला बोल दे कि हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला लिख के दिखाइए, अब आपको सल्फेट का फार्मूला ही नहीं आता है तो आप हाइड्रोजन सल्फेट लिखिएगा कैसे? तो इसीलिए इस चैप्टर में सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, सबको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो ये चैप्टर ईजिली हो जाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर चैप्टर में बहुत परेशानी आएगा। तो इसीलिए आप लोग फार्मूला सबसे पहला बात याद रखिएगा। हम फार्मूला का PDF डाल देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। साथ में जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसमें न्यू प्रॉपर्टीज होगा, उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, पहले से अलग होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, साथ में न्यू प्रॉपर्टीज का। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, chemical reaction are the process in which new substance are formed, जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन में नया एटम या नया एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब क्या, मतलब ये जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझिए तो C+O2 तो क्या दिया, CO2 दिया। तो C+O2 CO2 दिया, यहाँ पे कौन सा आइटम था, कार्बन का आइटम था, यहाँ पे ऑक्सीजन का आइटम था। तो प्रोडक्ट में भी क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऐसा तो नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, या कार्बन और ऑक्सीजन लिए तो Cl का हो गया या सोडियम हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ओनली क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। कोई भी नया आइटम्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सबसे पहला बात। ठीक है, दूसरी बात, जो लेफ्ट साइड में है, जो इधर है, और जो राइट साइड में है, तो जो लेफ्ट साइड में है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्शन भाग होने के बाद जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन क्या हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो CO2 क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या कहलाया, रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लिया, और प्रोडक्ट क्या होगा, जो क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जो क्या बताए थे, CO2। तो लिखिए एग्जाम्पल, रिएक्टेंट क्या है लिख लीजिए, रिएक्टेंट, हाँ, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट यहाँ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या है। तो जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्या चीज़, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज हुआ
केमिकल चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसे यहाँ पर देखिए CO2 रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट होने के बाद CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो CO2 कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एक्टिविटी 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो भी बोलिए, एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में क्या बोला गया है कि टेक अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन। हम लोग क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेंगे। उसके बाद इसको होल्ड कीजिए, है ना, मतलब पकड़ के रखिए, किससे, विथ पेयर ऑफ टंग्स, होल्ड विथ अ पेयर ऑफ, इसको पकड़ के रखिए एंड इसको क्या कीजिए, जलाइए। ठीक है, तो जब जलाएंगे तो क्या देखेंगे, द मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होगा, जो मैग्नीशियम रिबन होगा वो क्या दिखेगा, स्टार्ट तो जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या दिखेगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम दिखेगा। मतलब क्या बोले कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो जलने के बाद क्या होगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम देगा। मतलब क्या, मतलब कि चमकता हुआ आपको दिखेगा। जैसे किसी चीज़ को जलाने के बाद चमकता हुआ दिखता है आपको, तो वैसा आपको चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो किसको, जब हम लोग मैग्नीशियम को लिए, मैग्नीशियम को क्या किए, जलाएं, तो जलाएंगे तो किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, MgO2, इसको हीट किए, मतलब जलाएं, सीधा सीधा हीट किए। उसके बाद क्या हुआ, MgO का फॉर्मेशन हुआ। अब MgO जो है यही है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको वाइट पाउडर की तरह दिखेगा। मतलब क्या बोले, फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 सेंटीमीटर हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेंगे, इसको पेयर ऑफ टंग से पकड़ेंगे, उसके बाद इसको जलाएंगे। जलाने के बाद क्या देखेंगे कि हम लोग को वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह दिखेगा, चमकता हुआ। और उसके बाद वो जो जलेगा, जलने के बाद आप जो बचा उसको आप एक ग्लास पे रखिए। ग्लास पे आप देखेंगे कैसा दिख रहा है, वाइट पाउडर की तरह दिखेगा। ठीक है, और ये जो वाइट पाउडर होगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन, इसको जलाने से पहले इसको साफ़ किया जाता है ना, जलाने से पहले क्या किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ करते हैं, वाई, क्या कारण है, कोई बता सकता है? तो कारण क्या है समझिए, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना बच्चा, तो जलाने से पहले क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। कारण बस एक ही है, क्योंकि उसके ऊपर, मतलब कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक लेयर जमा हुआ होता है, और उस लेयर का नाम है, क्या नाम है उस लेयर का नाम, उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम है उसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट नाम होता है। मतलब उसके ऊपर एक लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और थोड़ा बहुत मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, पर जनरली ज़्यादा जो जमा होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। जब तक इसको हम लोग साफ़ नहीं करेंगे तब तक ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये क्या होगा, जलेगा नहीं। इसीलिए तो बोला भी जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों साफ़ किया जाता है, तो सैंड पेपर से इसीलिए साफ़ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, कौन सा प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हटा सके। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये मैग्नीशियम रिबन नहीं जलेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साफ़ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो हम लोग अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का कुछ कुछ, रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहे हैं RKN से, है ना। तो केमिकल रिएक्शन का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो देख लीजिए, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला,
इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा है जो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब गैस निकलता है, ठीक है, गैस इवॉल्व करता है। तो गैस इवॉल्व करता है, तो कुछ कुछ एग्जांपल क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, लिखना है तो लिख सकते हैं सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग व्हेन अ मेटल, जब हम लोग क्या कहते हैं एक मेटल लेते हैं, ठीक है, मेटल में जैसे हम लोग ले सकते हैं मैग्नीशियम, आयरन, ये सब लेते हैं, है ना। तो व्हेन अ मेटल सच एज क्या क्या, सच एज जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब जब लेंगे और इसको रिएक्ट करेंगे, है ना, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो व्हेन अ चलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन बिटवीन व्हेन अ मेटल, जैसे कौन कौन सा मेटल लेंगे, व्हेन अ मेटल सच एज मैग्नीशियम ले लीजिए, या तो जिंक ले लीजिए, या तो आयरन ले लीजिए, ये सब, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट है ये, डाइल्यूट का मतलब पता होना चाहिए, बता देते हैं डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा होगा, डाइल्यूट का मतलब याद रखिएगा जहाँ पानी ज़्यादा और एसिड कम, ठीक है। तो क्या बोला कि व्हेन अ मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन को किसके साथ रिएक्शन करवा दें, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या देगा, टू गिव हाइड्रोजन गैस, तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं Mg ले लीजिए, या जिंक पे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, किसी पे भी ले लीजिए। चलिए जिंक पे लेते हैं। याद रखिएगा मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। जिंक को रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी बताएं कि आपको इस चैप्टर में अगर आपको समझना है तो पहले फार्मूला तो आपको याद रखना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला याद होगा नहीं तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक और भी नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 सल्फेट कहलाता है। तो हाइड्रोजन सल्फेट को जब रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, ये सल्फेट इस पे आ जाएगा ZnSO4 और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन निकला ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व करेगा। अब ये जब भी गैस होगा तो गैस का साइन याद रखिएगा ऊपर होगा, ठीक है। गैस को हमेशा साइन कौन सा सिंबल से दिखाते हैं, ऊपर वाला एरो से, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मेटल को हम लोग जैसे जिंक क्या है सॉलिड, अभी H2SO4 कैसा लिए थे, डाइल्यूट लिए थे, तो जिंक सल्फेट हुआ और साथ में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये है। कुछ कुछ और एग्जांपल लेना है तो ले सकते हैं। एक और एग्जांपल आयरन सल्फाइड ले लीजिए, FeS, आयरन सल्फाइड को H2SO4 के साथ कीजिए तो ये क्या देगा, ये भी डाइल्यूट सल्फाइड ये है, तो ये क्या देगा, SO4 इसके पास चला जाएगा तो FeSO4 आयरन सल्फेट हो गया। उसके बाद S इसके पास तो H2S, ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड, S याद रखिएगा जिसके लास्ट में S लगता है वो सल्फाइड कहलाता है। क्या बोले, जिसके लास्ट में S लगेगा, जैसे हाइड्रोजन के साथ लगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके साथ भी लगा, सोडियम के साथ लगा तो सोडियम सल्फाइड, जिसके साथ भी लगेगा वो सल्फाइड हो जाता है। और ये गैस है और ये निकलता है। इसका हम लोग याद रखिएगा, इसका जो स्मेल होता है कैसा स्मेल होगा, इसका स्मेल आपका सड़ा हुआ अंडा के जैसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका स्मेल होता है। तो क्लियर हुआ, क्या बोले, समझ में आया रिएक्शन। हाँ, आपको रिएक्शन बैलेंसिंग अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, बैलेंसिंग के लिए एक हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये समझिए रिएक्शन हुआ कैसे, अब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए बोले कि इस चैप्टर को अगर समझना है तो फार्मूला याद होना चाहिए। ZnSO4 कैसे बना, तो अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए,
Zn H2SO4। मेटल पे हमेशा जो चार्ज होता है ना बच्चा, याद रखिएगा कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक, ये मेटल पे प्लस चार्ज, H2SO4 H पे प्लस, हाइड्रोजन पे याद रखिएगा कैसा चार्ज, हाइड्रोजन तो पता होगा कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, सल्फेट पे माइनस। पहला बात, सल्फेट पे कैसा चार्ज है, माइनस। अभी हम सिर्फ चार्ज बता रहे हैं, कितना चार्ज वो लिखना चाहेंगे तो बता सकते हैं, पर खाली सिंपल से समझिए, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस। तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस को, तो जिंक सल्फेट। अगर देखा जाए तो Zn पे याद रखिएगा कैसा चार्ज होता है, 2+, और सल्फेट पे 2-, तो ये 2+, 2-, इस पे गया Zn, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये है। बाकी उसी तरह से यहाँ पे भी सेम टू सेम हो रहा था, प्लस माइनस, बाकी पूरा याद रखिएगा 2+, 2-। ठीक है, तो इस तरह से होगा। बाकी यहाँ पे भी वही 2-, 2+, अगर पूरा बोला ही जाए तो ये हाइड्रोजन 2 है तो 2 ही प्लस होगा, एक का 1 प्लस होता है, 2 का 2 प्लस। उसी तरह से यहाँ का भी 2 है तो 2 प्लस, तो ये इसके साथ जाएगा। सल्फर का भी 2-, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, तो FeSO4 प्लस H2SO4। हम बताए थे शुरुआत में ही कि सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। क्या हो रहा है, रीअरेंज कर रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, तो ये हो गया आयरन सल्फेट, ये H2S दिया, तो जिसके लास्ट में S देता है तो बताए थे उसको हम लोग सल्फाइड बोलते हैं। इसका नाम अगर याद रखना है तो लिख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो क्लियर हो गया। क्या बोले, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें इससे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन होगा, जिससे गैस निकलेगा। तो देख लिए हम लोग। अच्छा, इसमें जो होता है ना Zn प्लस H2SO4, होता क्या है, देख लीजिए एग्जाम्पल समझिए, अगर बता दें तो ये जिंक है तो H2SO4, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए, और इसमें छोटा छोटा जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा इसमें आप डाल दीजिए। ठीक है, और टुकड़ा डालने के बाद जैसे डाले आप इसमें क्या डाले, आप H2SO4 डाले। ठीक है, डाइल्यूट कैसा, डाइल्यूट H2SO4 डाले, तो क्या देखेंगे आप कि यहाँ से बबल निकलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, बबल निकलना शुरू होता है। यही जो बबल है, यही है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन का। ये जो बबल है, ये बबल यहाँ से निकल रहा है, तो कौन सा गैस है, तो ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो यही बोल रहा है, Zn प्लस H2SO4 को किया तो जिंक सल्फेट, और यहाँ पर क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। देखिए बबल निकलना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यही मेरा है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जल्दी से इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, समझिए कि प्रेसिपिटेट क्या है, एक तरह से सॉलिड प्रोडक्ट होता है। लिख लीजिए, अब प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस बोल सकते हैं, या सॉलिड जो भी बोलिए, है ना, सॉलिड प्रोडक्ट जो कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो फॉर्म कैसे होता है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है वो सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, विच सेपरेट आउट कहाँ से, विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब ये दिखता कैसा, ऐसे सिंपल से शब्द में समझे तो प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो घुलता नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जैसे कैसे दूध लेते हैं और दूध फट जाने के बाद क्या होता है, पानी अलग, और उसका जो दूध का मेन ये है, जैसे उसका फैट्स जो भी है वो सब क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसी तरह से प्रेसिपिटेट भी क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद वो सॉल्यूशन से जो भी है वो अलग हो जाता है, मतलब घुलता नहीं है, फट निकल जाता है पूरी तरह से, इनसॉल्युबल। मतलब याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है, जब पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला, पोटेशियम का K
और आई का आई, ठीक है। अगर पोटेशियम आयोडाइड लिखना चाहते हैं तो देखिए के पे 1 होता है, वैलेंसी आपको सबका याद होना चाहिए, और आई का भी 1, तो दोनों का ये किया तो क्या हो गया के आई। ये है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो लेड नाइट्रेट, लेड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। नाइट्रेट पे अगर चार्ज बोलिए तो 1- होता है और Pb पे 2, तो क्या बनेगा Pb पे 1 और NO3 पे 2 हो जाएगा, तो मतलब PbNO3 का होल 2, ठीक है। जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट, लेड का 2 और NO3 का 1, हम आपको ये दे देंगे, आपको वीडियो में दे देंगे कि आपका सबको आपका कटायन और अनायन का वैलेंसी सबका याद रखिएगा। अगर वैलेंसी सबका याद है तो फार्मूला आप फट से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए अभी हम जस्ट देखें के पे प्लस, आई पे माइनस, Pb पे प्लस माइनस, बाकी कितना प्लस हो तो बात की बात है। तो ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ। अभी हम लोग देखें के का 1 होता है, NO3 का भी 1, तो KNO3 बनाएगा, है ना। साथ में Pb के साथ आई जाएगा, तो Pb है ना, Pb के साथ कौन जाएगा, Pb के साथ आई जाएगा। तो Pb पे हमको अभी जस्ट देखे 2 है, आई पे 1, तो क्या होगा PbI2, तो लेड आयोडाइड। तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होंगे, देखिए पोटेशियम आयोडाइड को, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लेड नाइट्रेट, है ना। लेड नाइट्रेट को साथ जब रिएक्शन करवाएं तो क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका नाम क्या है लेड आयोडाइड, है ना। तो इसके साथ जब करवाएं रिएक्शन तो ये बना। अब ये जो लेड आयोडाइड होता है यहाँ पर, ये कैसा देता है, ये PPT देता है, यही PPT का ये सिंबल है। जिस तरह से गैस का ऊपर का सिंबल है उसी तरह से PPT का नीचे का सिंबल है, और ये कैसा देता है, तो याद रखिएगा येलो PPT का फॉर्मेशन होता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। तो जब हम लोग KI लेड नाइट्रेट के साथ करवाएं तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया कि कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, Ag पे 1, NO3 पे 1, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए, Ag पे 1, NO3 पे 1, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्शन करवाइए, सोडियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो क्या होगा याद रखिए, अभी जस्ट देखे तो ये प्लस माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, याद रखिएगा पीछे वाला माइनस आगे वाला प्लस, तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा AgCl। Cl जिसके लास्ट में जुड़ जाता है वो होता है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, Ag का सिल्वर क्लोराइड नाम हो गया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। और Na इसके साथ चला जाएगा NO3 के साथ, तो NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट। और कैसा प्रेसिपिटेट देता है, तो याद रखिएगा वाइट PPT देता है। कैसा देता है, वाइट PPT का फॉर्मेशन करता है। और जो भी अभी है ये अभी सॉलिड है, तो सॉलिड लिख सकते हैं आपको अगर लिखना है तो ये क्लियर हुआ। रिएक्शन लिखने के लिए आपको पहले बोल चुके बाबू लोग कि फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद नहीं होगा रिएक्शन नहीं कर पाइएगा। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको फार्मूला के साथ बताते जाए, तो फार्मूला के साथ आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ किए तो पोटेशियम नाइट्रेट ये दिया, लेड आयोडाइड यहाँ पे LOPPT देता है। उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ किए तो सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर NaNO3। अच्छा अगर बोला जाए तो NaCl कलरलेस है और NaNO3 भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। और PPT का फॉर्मेशन कौन हुआ, वाइट PPT का फॉर्मेशन ये हुआ। तो ये पूरा सॉल्यूशन में आपको AgCl वाइट PPT देखेगा। जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, PPT दिखेगा, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट दिखेगा बाहर। बाकी NaNO3 ऐसी है उसमें ये घुला हुआ नहीं रहेगा, मतलब वो निकला हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल आपको बताए थे क्या बताए थे एग्जांपल, दूध, फटा हुआ दूध में जिस तरह से पानी अलग वो अलग, उसी तरह से ऐसा ही आपको इस तरह का ये भी दिखेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर, चेंज इन किस में, टेम्परेचर। किस में आएगा, चेंज इन टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर में चेंजेस होगा। अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा तो समझते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में आप समझिए कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें या तो आइदर हीट रिलीज करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको या तो हीट देना पड़ेगा उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, या तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा भी होगा जो हीट बाद में क्या करेगा, देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग दो तरह का इसमें देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जिसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब, याद रखिएगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट हमको देना पड़ेगा। डेली लाइफ का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आप आइस ले लीजिए। अब आइस को हमको ये करना है, पानी बनाना है, तो आइस कैसे पानी बनेगा, उसको हीट देंगे तब ना वो जल्दी से क्या बन जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, उसको हीट दे रहे हैं, तो वो कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो वो डेली लाइफ का एग्जांपल है। अगर आप कुछ और देखें तो देख लीजिए, सी कार्बन को सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएं तो CH2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हीट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। S2 है, यहाँ पर कार्बन एक और सल्फर 2, तो ये चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लोग देख सकते हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड BaH ये क्या है, BaOH इक्वल टू बेरियम और OH का होता है हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बना, तो Ba पे होता है 2 और OH पे होता है 1, तो ये क्या बन गया, BaOH का होल टू। बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जब किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। इसका फार्मूला क्या है, ये एमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को एमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसको करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला बात, इसको करवाने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा, साथ में H2O का भी। कुछ रिएक्शन बच्चा आपको याद करना पड़ेगा, जो बात है फैक्ट है। ठीक है, आप ये जो रिएक्शन समझाने के लिए वो तो हम समझा देंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, बिना याद किए तो नहीं होगा। ठीक है, तो BA यहाँ पर एक बैलेंसिंग का बात किया जाए तो बैलेंसिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अच्छे से सब कुछ। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ा बहुत समझना है तो समझ लीजिए। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंसिंग करना है, उससे पहले जो एलिमेंट है उसको बैलेंस कर लीजिए। BA है, Cl 2 है, यहाँ Cl आपका 1 है। Cl आपका कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसको 2 करना पड़ेगा ना, इसको 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे इसका 2 लगा देंगे। चलिए ठीक, Cl बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन यहाँ आप कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो आपको कितना डालना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। अब देखिए नाइट्रोजन भी बैलेंस। तो सबसे पहले याद रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। अब हाइड्रोजन देखिए, सब हो चुका है बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ 4 दूनी 8, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। और यहाँ कितना है, 3 × 2 = 6। हाँ, अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 8 हो रहा है, तो इसको आगे क्या करेंगे, 2 डाल देंगे, तब तो होगा। 6 पहले से था, हमको 4 चाहिए था, यहाँ 2 था तो 2 और डाल दिए, तो 2 × 2 = 4। तो ये हो चुका है 6 × 4 = 10। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 सिर्फ 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो चुका है बैलेंस। बाकी बैलेंसिंग हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक दे देंगे कि कैसे बैलेंसिंग करना होता है। ठीक है, चलिए ये एंडोथर्मिक हो गया। चलिए फटाक से एंडोथर्मिक समझ में आ गया क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमको हीट देना पड़ेगा। जैसे आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताएं कि आइस को हमको पानी बनाना है, तो पानी अपने आप तो नहीं बनेगा, उसको हीट देंगे तभी जाके वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, पानी के फॉर्म में चेंज होगा। तो उसको क्या किए, हीट दिए, तो एंडोथर्मिक मतलब हीट देना मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जल्दी सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड नंबर एक्सोथर्मिक देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर इसी का एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है,
एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहाँ हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब वो हीट देगा। अब जैसे अभी हम लोग उल्टा देखे थे, एंडोथर्मिक में आपको बताए थे हीट एब्जॉर्ब कर, जैसे आइस को मेल्ट कराना है तो हीट देंगे तो वो जाके ये क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अब लिक्विड को हमको आइस बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो अपना हीट रिलीज करेगा, हीट निकालेगा, तब वो जाके आइस में चेंज होगा, तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक याद रखिएगा, हीट रिलीज करना। जैसे हम लोग किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम लोग किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जब डालेंगे, है ना, सीधा सीधा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी का नाम अगर और याद रखिएगा तो क्विकलाइम। ठीक है, तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम को पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी जो होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। चूना पानी समझिए ना, चूना पानी को जब पानी में डालते हैं तो क्या, जब चूना को पानी में डालिएगा तो क्या होगा, देखते हैं कि पूरा हीट होना, मतलब हीट निकलना शुरू हो जाता है ना। इसका मतलब क्या, वहाँ पे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन तो हुआ ही, साथ में यहाँ पे हीट भी दे रहा है। हीट भी दे रहा है मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हीट ये दे रहा है, रिलीज का मतलब देगा। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका नाम क्विकलाइम भी है, को H2O के साथ करवाएं तो इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम याद रखिएगा, तो याद करके रखिए क्या होता है इसका एक और नाम, सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम को जब हम लोग ये सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन हुआ, साथ में यहाँ पे क्या दिया, हीट भी दिया, तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऐसा रिएक्शन कैसा का नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चेंज इन कलर। फोर्थ नंबर, चेंज इन कलर। कलर में चेंजेस आएगा, है ना। तो कलर में चेंजेस आएगा मतलब जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल देखें, चेंज इन कलर मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कलर का चेंजेस होगा, जैसे कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट यहाँ पे अभी जैसा कैसा लेंगे, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब क्या, याद रखिएगा, अनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी एकदम नहीं होगा, अनहाइड्रस है। ठीक है, तो इसमें पानी एकदम नहीं है, तो कॉपर सल्फेट है को किसके साथ रिएक्शन करवा दें, तो हम इसको रिएक्शन क्या कर बोले, पानी में इसको डालेंगे। तो जब पानी में डालेंगे, और ये कॉपर सल्फेट याद रखिएगा कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, CuSO4.5H2O। अब ये H2O यहाँ पे 5 हो गया, इसको चाहे तो बैलेंस आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बैलेंसिंग पे उतना जो दे नहीं रहे, फिलहाल अभी बैलेंसिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ये इसका जो कलर आप देखेंगे तो इसका कैसा कलर होगा, ब्लू। इसका नाम अगर कॉमन नेम बोला जाए तो ब्लू विट्रल। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, इसका पूरा नाम ऐसे बोलेगा तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट है, इसमें पानी जिसमें लग जाता है वो हो जाता है हाइड्रेट। 5 है इसलिए पेंटाहाइड्रेट, 10 रहता तो डेकाहाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, जिसमें पानी रहेगा वो हाइड्रेट, और जिसमें पानी नहीं रहेगा वो अनहाइड्रस, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैसा कलर का हो गया, ब्लू। तो देखिए चेंज कलर हुआ कि नहीं, वाइट कलर से ब्लू कलर चेंज हो गया। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब हम लोग कॉपर कार्बोनेट को रिएक्शन करवाएं, ये कॉपर कार्बोनेट है जो कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का है। कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का है। को हम लोग इसको रिएक्शन क्या, इसको क्या कीजिए, हीट कर दीजिए। हीट कर दिए तो अभी हम बोल सकते हैं ये हीट कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा है, एंडोथर्मिक है। और ये क्या देगा, CuO प्लस CO2। और ये जो CEO है मतलब कॉपर ऑक्साइड, ये कैसा कलर का देगा, ब्लैक कलर का देगा। कॉपर ऑक्साइड ये कैसा देगा, ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होगा। और साथ में आपको तो दिख ही रहा है क्या है, CO2 है, तो ये आपको ये चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, चेंज इन कलर, ये है चेंज इन कलर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट नंबर ये है 5th, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट में चेंजेस आना। स्टेट मतलब
मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या किसी भी चीज़ में उसका स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर डेली लाइफ का देखेंगे तो जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, पता है अभी हम लोग को कैंडल कैसा है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद ये क्या देगा बताइए, जलाने के बाद ये हम लोग को H2O देखते होंगे कि साइड साइड में H2O रहता है, और साथ में क्या दे रहा है, CO2 भी दे रहा है, साथ में ये भी तो दे रहा है H2O, और साथ में CO2 भी दे रहा है। तो H2O कैसा, लिक्विड के फॉर्म में, CO2 कैसा, गैस के फॉर्म में। देखिए अभी कैंडल कैसा था, सॉलिड था, उसके आसपास लिक्विड हो गया, साथ में CO2 भी दे रहा है, तो वो क्या हो गया, गैस के फॉर्म में। तो ये चेंज ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2, जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। और ये H2O कैसा है, अभी लिक्विड है। देखिए गैस था, और गैस करने के बाद जो रिएक्शन हुआ वो कैसा दिया, लिक्विड के फॉर्म में दिया। ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको 2 करेंगे, पीछे नहीं। जब भी याद रखिएगा बैलेंसिंग जब भी डालते हैं तो आपको हमेशा बैलेंसिंग के लिए नंबर आगे डालना होता है, पीछे मत डालिएगा। अब हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 पहले से था तो 2 2 जा 4, तो ये मेरा ये रिएक्शन क्या हो चुका, बैलेंस। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जब हम लोग अमोनिया गैस को किसके साथ, HCl के साथ, HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जो अमोनियम क्लोराइड होता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब जब कोई रिएक्शन होगा तो स्टेट में भी चेंजेस है। हाँ, तो हम लोग कितना कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कौन कौन सा, पहला तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना, उसमें आपको बताएं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था। दूसरा नंबर हम लोग क्या देखें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तीसरा टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा था। चौथा हम लोग चेंज ऑफ स्टेट भी देखे, है ना, और एक चेंज इन कलर भी देखे। तो टोटल 5 देखे, तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आज हम देंगे आपको वीडियो में, आपको जितना भी फार्मूला है कैटायन और अनायन का अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला जब तक याद नहीं होगा ना बच्चा, तब तक आप लोग को ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर में पूरा रिएक्शन है और बैलेंसिंग तो चलिए ठीक भी है, पर रिएक्शन को अगर करना है तो आपको फार्मूला तो बच्चा याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। कुछ चलिए ठीक है, कुछ रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, बट बाकी रिएक्शन आपको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से आप लोग कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ये चैप्टर होगा ही नहीं, इसीलिए हम फार्मूला आपको सारा दे देंगे। तो सबसे पहला आप कैटायन और अनायन का फार्मूला याद रखिएगा। बाकी आपको याद रखना होगा कि आगे कैटायन जोड़ता है, पीछे अनायन, जो प्लस होगा वो आगे लिखाएगा और जो माइनस होगा पीछे, ठीक है। तो अगर आपको हम डाल देंगे, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पॉइंट होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।